9th का केमिस्ट्री का पार्ट 12 है ये। पहला चैप्टर मैटर्स इन आवर इन्वायरमेंट, हमारे परिवेश के पदार्थ। तो पार्ट 11 में तुम लोगों को ठोस के बारे में बतलाए थे। ये बोले थे पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है 5। जस्ट 2-3 पार्ट के 4-5 पार्ट के बाद बतलाएंगे। चौथी अवस्था भी होती है, 5वीं अवस्था भी होती है। इसको उदाहरण के रूप में समझाए थे ना। मनुष्य के जीवन की 4 अवस्थाएं होती है। एक बचपन की अवस्था 14 साल तक, इसके बाद युवा अवस्था, इसके बाद बुढ़ा होने से पहले और जवान होने के बाद, यानी जवानी और बुढ़ापे की बीच की अवस्था अधेड़ अवस्था कहलाता है। और अंतिम अवस्था है वृद्धा अवस्था। तो मनुष्य के जीवन को 4 भाग में मतलब 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। तो पदार्थ मतलब इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं, जैसे मनुष्य की 4 अवस्थाएं होती हैं तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। तो फिलहाल तू लोग समझो पदार्थ 3 रूप में पाए जाते हैं, अर्थात पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। पिछले पार्ट में ही बतलाए थे। पानी का ठोस अवस्था क्या कहलाता है? पानी का ठोस अवस्था, हाँ, नहीं बर्फ। अरे बर्फ क्या है बोलो तो? पानी है। तो अगर कोई पूछे जल की ठोस अवस्था क्या है, तो जल ठोस रूप में कब पाया जाता है? जब जम करके बर्फ हो जाता है। तो ये हो गया ठोस अवस्था। और द्रव अवस्था स्वयं जल है, पानी है ना। और गैस अवस्था, पानी को जब गर्म करते हैं तो वाष्प बन के उड़ने लगता है। ये हो उसको क्या कहते हैं? जल वाष्प। जल को गर्म किए जाने पर जब वह वाष्प के रूप में बदलने लगे तो इस वाष्प को हम लोग क्या कहते हैं? जल का वाष्प है ना, यानी जलवाष्प। एक बर्तन में मान लो केरोसिन तेल ले लो या पेट्रोल ले लो या कोई भी तेल ले लो। मान लो हम लोग सरसों का तेल ले लेते हैं खाना बनाने के टाइम में। तो सरसों के तेल को गर्म करेंगे तो एक समय आता है उसमें भी भाप बनने लगता है, वाष्प बनने लगता है। कभी भी इसको जल का वाष्प नहीं कहेंगे, जल वाष्प नहीं कहेंगे, बल्कि सरसों तेल का वाष्प है ये, है ना इसी बात। अगर तू दूध को गर्म करोगे तो दूध भी गर्म होकर के वाष्प के रूप में बदलने लगता है। तो दूध में उपस्थित पानी जलता है। तो दूध को गर्म किए जाने पर जो वाष्प निकलता है वास्तव में ये जल वाष्प होता है। जिस दूध में पानी नहीं डाला, नेचुरली भैंसी या गाय ये सब का जो दूध होता है ना, हर एक तरह के दूध में पानी का रहना जरूरी है, समझा। पाउडर वाला दूध लाता है तो उसमें पानी मिलाते हैं नहीं जी, तब कहते ये दूध हुआ। तो दूध में जब तक पाउडर वाला दूध जो मार्केट में मिलता है, चाय वो बनाने के लिए या मान लो दही भी लोग बनाता है दूध बना करके, तो ये दूध का ठोस अवस्था है कि नहीं बोलो। जब इसको हम लोग थोड़ा पानी मिला दिए ये दूध का द्रव अवस्था हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये ठोस, द्रव और गैस का कंसेप्ट मिल गया होगा दिमाग में, यह बात आती होगी। तो ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं। तो द्रव किसे कहते हैं? तो ठोस द्रव गैस पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस के बारे में बतलाए थे। देखो जैसे ये हो गया तुमको ठोस,
ये एक बर्तन में है द्रव, तीसरा बर्तन में है गैस। ये हो गया सॉलिड, ये हो गया लिक्विड यानी द्रव, इसमें है गैस। तो ठोस और द्रव गैस, इसमें क्या अंतर होता है? ठोस के कण बहुत, मतलब जितना भी पदार्थ है दुनिया में सब कणों के बने होते हैं। तो ठोस के बीच यानी ठोस जो कणों के बने होते हैं, तो इसके कणों के बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। अंतर आकर्षण बल किसको कहते हैं ये सब बतला दिए हैं। किसी भी पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर जिस बल से आकर्षित करता है उस बल को अंतर आकर्षण बल यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। एट्रैक्शन मतलब आकर्षण। तो पूरा में क्या सजावे, इतना ही से स्पष्ट हो रहा है। ठोस के कण एक दूसरे के सबसे नज़दीक होता है, यानी ठोस के कण इसलिए एक दूसरे से लगभग सटा हुआ होता है, सबसे नज़दीक होता है। इसका कारण क्या है? ठोस का एक एक कण अपने चारों ओर ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी दिशाओं के कण को हर एक कण अपनी ओर आकर्षित करता है। तो अपनी ओर आकर्षित करेगा तो आकर्षण बल हो गया। आकर्षण यानी अपनी ओर आकर्षित करने वाला बल को आकर्षण बल कहेंगे। ठीक है। तो ये इसके सब एक दूसरे को अपनी ओर बहुत मजबूत आकर्षण बल से आकर्षित करता रहता है, जिसके कारण ये एक दूसरे से अलग नहीं हो पाता है। 10 आदमी को एक ही रास्ता से चारों ओर से बांध दो, इसका मतलब है 10 आदमी के बीच बहुत ज़्यादा आकर्षण बल लग रहा है, तब ना एक दूसरे से अलग नहीं हो रहा है। तो ठोस के कणों के, ये तो बांधने वाली बात हो गई ना, मतलब ठोस के कणों के बीच अब एक कण के ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी दिशाओं में बहुत कण होगा। सभी कण एक दूसरे को इतना मजबूत आकर्षण बल से आकर्षित करता है, जिसके कारण ठोस के कणों के बीच दूरी भी सबसे कम होती है और उस आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, और इसके कण एक दूसरे से स्वतंत्र होने के लिए, एक दूसरे से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। द्रव में क्या होता है? यही कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कमजोर होता है, जिसके कारण एक दूसरे के बीच की दूरी भी कुछ अधिक हो जाती है। अब चित्र को देख करके ही स्पष्ट है। ये बीच में जो रिक्त स्थान बन रहा है, इसमें देखो ये सब रिक्त स्थान है ना, बहुत कम है, नहीं के बराबर। तो ठोस के कणों के बीच ये रिक्त स्थान, इसका क्या नाम है? इंटरमोलिकुलर स्पेस, अंतर आणविक स्थान। द्रव में ये अंतर आणविक स्थान ज़्यादा होता है। इसका अर्थ ये हो गया, एक दूसरे कणों के द्वारा जो अपनी ओर खींचने के लिए बल लगाया जाता है वह बल कमज़ोर है, जिसके कारण एक दूसरे के बीच दूरी उत्पन्न होती है, स्थान बनता है, जिस स्थान को क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो इसका अर्थ हो गया ये कणों के बीच लगने वाला बल ही कमज़ोर है ठोस के तुलना में। समझा? गैस में क्या होता है? सबसे कमज़ोर आकर्षण अंतर आकर्षण बल लगता है। तो सबसे कमज़ोर अंतर आकर्षण बल लगने के कारण गैसों के कणों के बीच का स्थान ज़्यादा होता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? ये एक दूसरे पर कमज़ोर बल लगाता है, जिसके कारण ये कण सब स्वतंत्र होते हैं घूमने के लिए। द्रव में गैस की तुलना में अंतर आकर्षण बल अधिक लगता है, गैस की तुलना में द्रव में, जिसके कारण ये एक दूसरे से स्वतंत्र होने के लिए, अलग होने के लिए
एक दूसरे से अलग होने के लिए ये भी स्वतंत्र रहता है, लेकिन इससे ज़्यादा स्वतंत्र ये रहता है। जिस पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल जितना ही कमज़ोर होगा, उस पदार्थ के कण एक दूसरे से मुक्त रहने के लिए ज़्यादा स्वतंत्र होगा। तो तीनों चित्र से देखो दो ही बात स्पष्ट होती है। ठोस के कणों के बीच सबसे ज़्यादा अंतर आकर्षण बल काम करता है और इसी अंतर आकर्षण बल के कारण इसके कणों के बीच की दूरी कम होती है, एक दूसरे को बहुत मजबूत आकर्षण बल से बांधे रहता है ठोस के कण, और ठोस के कण इसीलिए एक दूसरे से अलग नहीं हो पाता है। द्रव में क्या होता है, ये अंतर आकर्षण बल, कणों के बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल ठोस की तुलना में कमज़ोर होता है, जिसके कारण कणों के बीच खाली स्थान ज़्यादा होता है और ये कण एक दूसरे से मुक्त होने के लिए ज़्यादा स्वतंत्र रहता है, अलग होने के लिए। गैस के कणों में लगने वाला अंतर आकर्षण बल बहुत कमज़ोर होता है। बहुत कमज़ोर होने के कारण गैस के कण स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, एक दूसरे से तुरंत अलग हो जाते हैं। तीनों के बारे में जानकारी कई बार दिए हैं, मिल गया तो इसकी परिभाषा क्या होगी। द्रव किसे कहते हैं? द्रव पदार्थ के उस कण को कहते हैं जिन कणों के बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल ठोस की तुलना में कमज़ोर होता है। ध्यान से सुनो, द्रव पदार्थ के उस कण को कहते हैं जिन कणों के बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल ठोस की तुलना में कमज़ोर होता है, जिसके कारण एक दूसरे से अलग होने के लिए ये कण, द्रव के कण ठोस की तुलना में ज़्यादा स्वतंत्र होता है। ठोस के कण तो नहीं अलग हो पाते हैं, लेकिन द्रव के कणों के बीच अंतराकर्षण बल कमज़ोर होता है ठोस की तुलना में, जिसके कारण द्रव के कण एक दूसरे से अलग होने के लिए स्वतंत्र रहता है, लेकिन और अंतर आणविक स्थान भी ज़्यादा होता है। लेकिन गैस के कणों के बीच, गैस वैसा पदार्थ है जिस पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल बहुत कमज़ोर होते हैं, जिसके कारण अंतर आणविक स्थान भी बहुत ज़्यादा होता है और गैस के कण एक दूसरे से स्वतंत्र होने के लिए बिल्कुल फ्री रहता है, स्वतंत्र रहता है एक दूसरे से अलग होने के लिए। तीनों की यही विशेषता है। अब बर्फ के कण हैं तो एक दूसरे के बीच लगने वाला, पानी का 3 अवस्था, जल का एक दूसरे से लगने, एक दूसरे कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल सबसे अधिक है, इसलिए बर्फ के कण अलग नहीं हो सकते हैं। ये बात अलग है, टेम्परेचर मिलने पर ये पिघलने लगता है, द्रव अवस्था में आता है। तो इसका परिभाषा हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है, दोनों का ये परिभाषा लिख दिए हैं। उस पदार्थ को द्रव कहते हैं जिस पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल ठोस की तुलना में, ठोस तो पढ़ चुके हो, ठोस की तुलना में कमज़ोर होता है। अंतर आकर्षण बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसी कमज़ोर अंतर आकर्षण बल के कारण द्रव के कणों के बीच अंतर आणविक स्थान ठोस की तुलना में अधिक होता है। समझाई दिया है, इंग्लिश में भी लिख दिया है परिभाषा। द्रव का और ठोस का, ठोस में मिस हो गया है, एक दुए लाइन की परिभाषा जिसके आधार पर ठोस को पहचान जाओगे और द्रव को भी पहचान जाओगे और गैस को भी पहचान जाओगे। तो इसकी दूसरी परिभाषा लिखाते हैं। इसके बाद इसी में ठोस की परिभाषा जो पिछले पार्ट में लिखाना चाहिए था, दूसरी परिभाषा मिस हो गया, इसको भी लिख देते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात को तू लोग समझ लो, जैसे आयतन तुम लोगों को बतला दिए हैं ना जी। किसी भी मतलब
आयतन किसको कहेंगे याद है ना, उस पर एक फुल क्लास लिए थे। किसी भी पिंड के द्वारा सभी दिशाओं में घेरे गए स्थान को आयतन कहते हैं। सभी दिशाओं में, दिशा कितनी है? 10। तो 10 जैसे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशा, ऊपर नीचे 6। इसके बाद 4 ठो आ जाओ, जैसे उत्तर पूरब का कोना जितना हो गया उत्तरी पूर्वी कोना कहलाएगा। उत्तर पश्चिम के बीच का स्थान उत्तरी पश्चिमी कोना कहलाएगा। सेम दक्षिण पश्चिम के बीच का स्थान दक्षिणी पश्चिमी कोना कहलाएगा। फिर पूरब और दक्षिण के बीच का पूर्वी दक्षिणी कहो या दक्षिणी पूर्वी, तो सभी दिशा आ गया। तो सभी दिशाओं में किसी पिंड, कोई भी पिंड सभी दिशाओं में अपने चारों ओर ही नहीं 10 ओर, कहता है ना तुम्हारे चारों ओर आदमी खड़ा है, ऊपर में नहीं न खड़ा रहता है। अगर ये कहे तुम्हारे 10 दिशाओं में सुरक्षा व्यवस्था कर दिया गया है तो परिंदा भी पर नहीं मारेगा क्या? 10 दिशाओं में आदमी को लगा दो, बीच में प्रधानमंत्री है तो इसको कुछ होगा? नहीं होगा, अत्यधिक सुरक्षित हो जाएगा। तो किसी भी पिंड के द्वारा सभी दिशाओं में घेरे गए जगह को उस पिंड का आयतन कहते हैं। तो आयतन के बारे में क्लास भी ले लिए हैं। एक शब्द है आकृति, शेप। आकृति के बारे में जानना आसान है। आकृति का अर्थ होता है किसी भी पिंड को हम लोग अनेक रूप में देखते हैं। ध्यान से सुनो, आकृति क्या चीज़ होती है। जैसे गधा का मुंह, गधा देखा है? चलो कुत्ता सब देखा है। कुत्ता का चेहरा और एक बिल्ली का चेहरा मिलाओ तो मिलता है? नहीं मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब आकृति के बारे में समझो। एक कुत्ते का मुंह जो है आगे वाला पोर्शन और बिल्ली का मुंह दोनों मिलाओ तो मिलता है? दोनों का अलग अलग होता है ना। आकृति का अर्थ होता है जो देखने में कैसा लगता है। जैसे यहाँ देखो, ये 2 तरह का पिंड है। इसको मार्कर नहीं कहेंगे, इसको मार्कर कहेंगे, इसको मोबाइल कहेंगे। दोनों की आकृति कैसा है ये देखो। बेलन देखा होगा तू लोग, आप पर डे डेली देखते हो। रोटी बनाने वाला, इसमें मुट्ठी नहीं लगा है, अंत में दोनों ओर से पतला रहता है। पतला वाला पोर्शन इतना है तो पतला वाला पोर्शन भी, अब बीच वाला पोर्शन ये बेलन के आकार का है ना। इसको कहेंगे बेलनाकार आकृति वाला मार्कर। किस आकृति वाला? बेलन के आकार वाला, यानी आकार का अर्थ होता है आकृति। फिर ये आ जाओ, ये किस आकृति का है? तो देख लो, आयत जैसा है, आयताकार आकृति वाला है ना। इसके बाद बहुत सारा, ये बोर्ड भी आयताकार आकृति का है। इसके बाद हम लोग जिस प्लेट में खाते हैं ऐसे प्लेट रहता है। अब मान लो कोई इस टाइप के प्लेट में भी खाता है तो कहेंगे आयताकार आकृति वाला प्लेट में खा रहा है। जनरली लोग वृत्ताकार प्लेट में, वृत्त के आकार का प्लेट है, इसकी आकृति कैसी है? वृत्ताकार। इसकी आकृति आयताकार, इसकी आकृति बेलनाकार। तो आकृति समझ गया। तो अब देखो द्रव की परिभाषा, और ठोस के बारे में भी जान ही लो। पहले ठोस पर ही आओ, मिस हो गया था, दूसरी परिभाषा लिखूंगा। जैसे हम तीनों लेंगे, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्था है, 5, दोनों अवस्था अंतिम वाला भी बतलाएंगे। तो ठोस की आकृति नहीं बदलती है। अगर ये ठोस है तो इसको तू नीचे में गिरा दो, अगर नहीं फूटेगा तब ना आकृति बदल जाएगी। कल्पना करो, इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर उंगली से पकड़ करके ऐसे ले गए और मिट्टी वाला ज़मीन पर गिराएंगे तो नहीं फूटेगा।
तो ठोस की आकृति नहीं बदलती है। ये ठोस है ना। इसको तो फेंक दो तो ये बेलनाकार है तो बेलनाकार रूप में ही रहेगा। बोलो कि इसको फेंकेंगे ये वृत्ताकार नहीं न बन जाएगा। तो इसका अर्थ है ठोस की आकृति स्थान बदलने पर नहीं बदलती है। दूसरा एक चीज़ और क्या नहीं बदलता है तो आयतन। इसके द्वारा जो सभी दिशाओं में जगह घेरा गया है तो इसका कुछ न कुछ तो आयतन होगा ना। उत्तर दक्षिण यहाँ पर उंगली रखो तो पूरब पश्चिम ऊपर नीचे सभी दिशाओं में जो जगह घेरा है ये मार्कर वहीं उसका आयतन होगा। तो इसको कहीं भी फेंकेंगे तो जितना जगह घेरता है यहाँ पर हवा में उतना ही जगह सब जगह उतना ही स्थान सभी जगह न घेरेगा जी। और जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगा है उस पे नहीं न बैठेगा। हम ठोस की चर्चा कर रहे हैं अभी द्रव की नहीं। हाँ तो वही बोल। ठोस उस पदार्थ को कहते हैं, सुनो, ठोस उस पदार्थ को कहते हैं जिसकी आकृति और आयतन नहीं बदलता है, चाहे उसे एक जगह से दूसरे जगह रखा जाए, स्थान परिवर्तन किया जाए, फिर भी इसकी आकृति नहीं बदलती है। तो ठोस की परिभाषा हमेशा के लिए वैसे इसके बारे में भी बहुत बतलाना है। ठोस का क्या गुण होता है, द्रव का क्या गुण होता है, गैस का क्या गुण होता है, तो सब कुछ स्पष्ट होते जाएगा। लेकिन एक परिभाषा ये भी हम लिखा देते हैं, ठोस पदार्थ की ऐसी अवस्था को कहते हैं या ठोस उस पदार्थ को कहते हैं जिसकी आकृति स्थान बदले जाने पर भी नहीं बदलती है। आकृति एवं आयतन। तो कहोगे द्रव में क्या होता है, तो द्रव में तो एक गिलास दूध ले लो तो उसकी आकृति गिलास में है तो गिलास में पूरा भर जाएगा दूध। जैसे मान लो ये एक गिलास है, इस टाइप का गिलास है, इसमें दूध भरा हुआ है, या चलो पानी, कुछ भी द्रव के नाम पर इसमें पानी भरा हुआ है, तो इसकी आकृति बाल्टी जैसे न है अभी। तो जिस बर्तन में द्रव को रखोगे उसी बर्तन की आकृति को धारण कर लेता है। अब इसको हम एक मान लो, ये देखो ये किस टाइप का है, तो बाल्टी के आकार का है। बाल्टी तो सब देखा है, उपयोग भी करता है। इसको अगर हम लोग गोलाकार बर्तन में, जैसे सब ओर से गोल है, यहाँ पर मुंह बना हुआ है, इस सब पानी को इसमें डाल दो, इस पानी को इसमें डालोगे, ये तो गोलाकार है ना। तो ये गोलाकार बर्तन में इस पानी को डालेंगे तो पानी की आकृति भी गोलाकार नहीं हो जाएगा। अगर इस टाइप के बर्तन में हम लोग रखेंगे, जितना पानी है इसको इसमें दे देंगे तो देखो अब इसकी आकृति न तो गोलाकार रहा, इसमें दिए तो गोलाकार पानी की आकृति द्रव की, इसमें देंगे तो इसकी जैसी आकृति है वैसा ही रूप धारण कर लेगा। लेकिन अगर इसमें 5 लीटर है तो इस 5 लीटर किसका मात्रक है, आयतन का। हम लोग पेट्रोल लेते हैं 2 लीटर दो, 3 लीटर दो, 5 लीटर दूध लेना है तो लीटर आयतन का मात्रक है, यूनिट है, ये फिजिक्स में बतला चुके हैं। इसमें अगर 5 लीटर आयतन है, 5 लीटर आयतन है इसका, 5 लीटर दूध इसमें है, ये तमाम दूध को हम इसमें डाल दिए तो बोलो इसमें भी तो 5 लीटर रहेगा। इसको फिर लेकर के इस बर्तन में डाल दिए, इसमें भी 5 लीटर की क्षमता है। तो ये दूध किसी भी बर्तन में डालोगे तो आकृति तो बदल जाएगी द्रव का, लेकिन आयतन नहीं बदलेगा। है ऐसी बात, दिमाग में लाओ ना। यानी आयतन कहीं नहीं बदलेगा। अगर हाँ, आयतन ठोस का भी फिक्स होता है, द्रव का भी फिक्स होता है। ठोस की आकृति भी फिक्स होती है, नहीं बदलता है। द्रव में क्या है, द्रव की आकृति बर्तन के अनुसार बदलता है, लेकिन आयतन वही रहता है जो किसी भी बर्तन में हो, मतलब रखा जाए। पानी जाने उस बर्तन का
अगर बर्तन में रखा जाएगा, तो जिस बर्तन में रखा जाएगा, मान लो इसमें इतना ही दूर में आ गया 5 लीटर, इसमें पूरा आ गया, तो आयतन कहेंगे इसमें भी 5 लीटर जगह घेरा है, इसमें भी 5 लीटर, इसमें भी 5 लीटर, तो आयतन तो नहीं बदला द्रव का, लेकिन अलग अलग आकृति धारण कर रहा है। जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन का हाँ शेप बदल रहा है, लेकिन आयतन नहीं बदलता है। किसका? द्रव का। ठोस में क्या होता है, ना तो आयतन बदलता है ना आकृति बदलती है। रे तू समझ रहा है? और गैस में क्या होता है, गैस जैसे मान लो ये बाल्टी है, इसको ऊपर से बंद कर दो, इसमें हम लोग ले लिए 2 लीटर गैस, ठीक है। किलोग्राम में भी हम लोग गैस लाते हैं ना, खाने वाला 15 किलोग्राम द्रव्यमान के रूप में लेते हैं ना, तो मान लो 2 लीटर है, या चलो 5 किलोग्राम इसमें गैस है केजी, तो इसका आयतन कितना है, तो इसका मान लो इस बाल्टी का आयतन है, मान लेते हैं ये 5 किलोग्राम है ना, 5 किलोग्राम इसका आयतन है 10 लीटर, या चलो घन सेंटीमीटर में लेते हैं 100 घन cm, ये भी तो आयतन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इसका आयतन कितना है, तो इससे ज़्यादा है, यानी इसका हम लेते हैं 150 घन cm है, इसका चलो इसका 200 घन cm है। तो देखो गैस में क्या होगा, ये बंद है तो पूरा में गैस का कण फैल गया है, क्योंकि गैस के कणों के बीच लगने वाला अंतराकर्षण बल बहुत कमज़ोर होता है, जिसके कारण गैस के कण एक दूसरे से स्वतंत्र होने के लिए, हमेशा फ्री होने के लिए, अलग होने के लिए स्वतंत्र रहता है। जिस बर्तन में रखोगे गैस को, अब इसमें देखो 5 किलो गैस है, लेकिन इसका आयतन है 100 घन सेंटीमीटर, तो ये 5 किलोग्राम गैस 100 घन सेंटीमीटर आयतन में फैला हुआ है। अब इसी 5 किलो गैस को तो इसमें दे दो, तो इसका आयतन कितना है, तो 150 घन सेंटीमीटर, इससे 50 घन सेंटीमीटर ज़्यादा हुआ, तो इसका तमाम कण जो है पूरा आयतन में फैल जाएगा, यानी आयतन बदल गया। फिर आ जाओ, इसका है 200 घन सेंटीमीटर, इस 5 किलोग्राम गैस को इसमें रख दोगे तो पूरा 200 घन सेंटीमीटर में फैल जाएगा। और गैस अगर इस बाल्टी में है तो बाल्टी की आकृति को धारण कर लेगा। ये गोलाकार पिंड में रखो, खाली है तो इसकी आकृति ग्रहण कर लेगा, जिसमें रखोगे उसी की आकृति को ग्रहण कर लेगा। गैस की चर्चा हम कर रहे हैं। जैसे धुआं को क्या करो, मान लो ये रूम है, उस रूम में धुआं करोगे, चारों ओर से पैक है, कहीं कुछ छिद्र नहीं है, तो बहुत धुआं इसमें मान लो वजन के हिसाब से, द्रव्यमान के हिसाब से 500 किलोग्राम धुआं इस रूम में पैक हो गया। आग जलाए तो 500 किलोग्राम, लेकिन यहीं रूम का एक दीवार तोड़ करके और तू जगह बढ़ा दो, तो जितना बढ़ाओगे वो पूरा में फैल जाएगा। वहीं धुआं है 500 किलोग्राम, तो रूम का लंबाई चौड़ाई बढ़ा देंगे तो सब जगह इसका कण तो बिल्कुल स्वतंत्र है, क्योंकि गैस के कणों के बीच लगने वाला अंतराकर्षण बल बहुत कमज़ोर होता है, जिसके कारण ये एक दूसरे से फ्री रहता है घूमने फिरने के लिए। तो इसका अर्थ हुआ गैस का न तो आयतन निश्चित होता है, न आकृति निश्चित होती है। समझ रहे बात को? जितना बड़ा आयतन में थोड़ा ही गैस दोगे या कम आयतन में, उतना ही बड़ा आयतन के अनुसार वो फैलता चला जाएगा। तो गैस के बारे में क्या कहोगे? गैस एक ऐसा पदार्थ है जिसकी न तो आकृति निश्चित होती है न आयतन। द्रव के बारे में क्या कहोगे? आकृति, जिस बर्तन में हम द्रव को रखेंगे उसी बर्तन की आकृति को ग्रहण कर लेगा, लेकिन इसका आयतन नहीं बदलता है द्रव का। 1 लीटर पेट्रोल तो जिस बर्तन में रखोगे वो 1 लीटर होगा। लीटर आयतन का मात्रा का यूनिट है। तो द्रव में आयतन फिक्स रहता है, नहीं बदलता है, आकृति बदलती है। गैस में आकृति भी बदल जाती है, आयतन भी बदल जाता है। ठोस में
ना तो आकृति बदलती है ना आयतन बदलता है। बोलो समझा? अब लिखा जाए तीनों का। जैसे द्रव का हम पहले लिख देते हैं, या पहले द्रव का लिख दीजिए। पहले द्रव का समझा, तब ठोस का छूट गया, ठोस का गैस किसे कहते हैं, तो इसकी दो परिभाषा। ठीक है, तो तू लोग द्रव की दूसरी परिभाषा समझ गया। पहली परिभाषा भी बतला दिए, दूसरी भी बतला दिए। अब ठोस का परिभाषा, इससे पहले जो पार्ट 11 में बतलाए थे। ठोस पदार्थ के, ठोस उस पदार्थ को कहते हैं जिस पदार्थ के कणों के बीच का अंतर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है एवं अंतर आणविक स्थान न्यूनतम यानी सबसे कम होता है। उदाहरण भी दिए थे। तो ठोस की दूसरी परिभाषा क्या हो गई? ठोस उस पदार्थ को कहते हैं जिसका स्थान परिवर्तन किए जाने पर न तो आकृति बदलती है और न ही आयतन। समझा दिया है, ओनली लिखाना है। इसके बाद गैस किसे कहते हैं, तो अब ठोस का लिखो। देखो ठोस का भी लिख दिए हैं। उस पदार्थ को ठोस कहते हैं जिस पदार्थ का आयतन एवं आकृति स्थान परिवर्तन के बाद भी नहीं बदलता है। एग्जाम्पल में टेबल, कुर्सी, ईंट, पत्थर, सोना, चांदी, लोहा, मिट्टी, अपने से भी बहुत कुछ लिख सकते हो। तो पाठ 13 में गैस की दोनों परिभाषा बतलाएंगे। पाठ लंबा हो जाएगा नहीं तो।